दिल्ली रेलवे जंक्शन पर एक ट्रेन रुकी हुई थी और वह पटना के लिए रवाना होने ही वाली थी। तभी उसी गाड़ी में एक लड़का आता है। वह इधर उधर देखता है लेकिन उसको बैठने की जगह नहीं मिलती। कभी वो जनरल डिब्बे में जाता तो कभी स्लीपर डिब्बे में जाता, पर उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती। उस लड़के ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसके अंदर से बहुत तेज बदबू भी आ रही थी, क्योंकि वो लड़का एक मजदूर था। जब उसको जगह नहीं मिलती तो वह जल्दबाजी में एक एसी वाले डिब्बे में घुस जाता है। खिड़की के बराबर में एक सीट पर एक नौजवान लड़की हुई लेटी हुई थी और थोड़ी सी सीट खाली पड़ी हुई थी। वह लड़का वहीं जाकर बैठ जाता है और पीछे मुड़कर जब वो उस लड़की को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि 5 साल पहले वो जिस लड़की से प्यार करता था और वह उसकी प्रेमिका होती है। और जब वह लड़का बहुत कामयाब हो चुकी थी, वह यूपीएससी का इम्तहान पास करके आ रही थी और कुछ दिनों में वह एक आईपीएस ऑफिसर बन जाती और किसी राज्य के जिले में उसकी पोस्टिंग हो जाती। अब जैसे ही दोस्तों उस लड़की की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो लड़के का सर अपने आप ही नीचे झुक जाता है, क्योंकि ये दोनों 5 साल बाद मिले थे और लड़की एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी और लड़का एक बेरोजगार मजदूर ही था। उसके जिस्म पर जो कपड़े थे वो भी बहुत फटे पुराने और गंदे थे। इसके बाद इन दोनों के साथ जो होता है उसको सुनकर वाकई में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आखिरकार वो लड़का और वो लड़की एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो कैसे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और लड़का कैसे मजदूर बन जाता है जबकि लड़की एक आईएएस ऑफिसर अधिकारी बन जाती है। कहानी बहुत ही भावुक और इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल होली का महीना चल रहा था। यूपी और बिहार के जो भी लड़के होते हैं वो अक्सर होली और छठ को अपने काम से छुट्टी लेकर घर जरूर जाते हैं, और यही होली की छुट्टी लेकर वो लड़का भी दिल्ली से बाहर अपने घर जा रहा होता है। लेकिन जब वह रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए जाता है तो उसको स्लीपर की टिकट नहीं मिलती। आप में से जो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं उनको पता होगा कि स्लीपर का टिकट लेने के लिए 1 से 2 महीने पहले ही बुकिंग करनी होती है। जब उसको स्लीपर का टिकट नहीं मिलता तो एक एसी का डिब्बा टिकट खाली होता है, लेकिन वो अपनी गरीबी और तंगी के चलते एसी डिब्बे का टिकट नहीं खरीद पाता और फिर वो जनरल डिब्बे में बैठकर जाने का फैसला लेता है और जनरल डिब्बे में घुस जाता है। लेकिन जनरल डिब्बे में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोग दरवाजे तक लटके हुए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ में वह रह नहीं पाता, उसको घुटन होने लगती और वह रेलवे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती है तो वो उस डिब्बे से बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है कि चलो स्लीपर में ही बैठ जाते हैं और जो भी फाइन लगेगा जैसे कैसे भर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो स्लीपर डिब्बे का गेट खोलने की कोशिश करता है तो वह खुल ही नहीं पाता, क्योंकि वो गेट किसी ने अंदर से बंद कर रखा था और स्लीपर डिब्बे में भी काफ़ी भीड़ होती है। इतने में ही ट्रेन चलना शुरू हो जाती है और वह लड़का हड़बड़ा जाता है और जल्दबाजी में वो गलती से एसी वाले डिब्बे में बैठ जाता है और देखता है कि यह तो एसी वाला डिब्बा है। वह सोचता है कि चलो चढ़ गए हैं तो अब जो भी फाइन लगेगा दे दिया जाएगा। वो डिब्बे में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस डिब्बे में भी काफ़ी भीड़ होती है। तभी उसकी नज़र एक सीट पर पड़ती है जिस पर एक लड़की लेटी हुई थी। लड़की ने अपने पैरों को मोड़ रखा था तो सीट पर थोड़ी सी जगह खाली थी। वह लड़का चुपचाप वहां जाकर बैठ जाता है। फिर जब उस लड़के का जिस्म उस लड़की के पैरों से टच होता है तो वो लड़की अचानक से हड़बड़ाकर उठ जाती है और उस लड़के से कहने ही वाली थी कि भैया आप यहाँ से चले जाइए, ये सीट तो मैंने रिजर्वेशन कराई हुई है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, ये लड़की उस लड़के का चेहरा देखती है तो रुक जाती है, क्योंकि वो चेहरा उसको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था और उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी सी लग रही थी। लड़की उसे कुछ नहीं कहती और बस एक नज़र उसे ही देखती रहती। कुछ देर बाद उसके मुंह से निकला सोनू,
जब वो लड़का अपना नाम सुनता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की भी उसको जानी पहचानी सी लगती है। वो भी कुछ बोलने के लिए सोचता है लेकिन मन में डर जाता है कि मैंने कुछ बोल दिया और ये वो लड़की ना निकली तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए वो बस चुपचाप ही रहता है और कुछ नहीं बोलता। लेकिन ये एक दूसरे को काफी देर से देखे जा रहे थे। फिर इसी बीच जो लड़की होती है वह थोड़ा सा उसको देखकर मुस्कुरा देती है। अब ये लड़का वो उसे मुस्कुराता देखकर कहता है कि कहीं आप नैना तो नहीं हो। लड़की अपनी सीट से उठकर बैठ जाती है और लड़के को देखते हुए कहती है, यार तुम तो सोनी हुई हो। अब ये दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं क्योंकि ये प्यार जो था लगभग 7 साल पुराना था। ये जब कक्षा 10 में थे तभी से एक दूसरे को चाहते थे और एक दूसरे के लंच बॉक्स को साथ में बांट कर खाया करते थे। अपनी सभी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। तो आखिरकार ये प्यार कैसे अलग हो गया। अब ये रात भर सो नहीं पाते, दोनों को नींदें उजड़ जाती हैं और आपस में बात करते ही लड़की पूछती है कि तुम क्या करते हो और अभी कहाँ से आ रहे हो। लड़का बोलता है कि यार मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ, दिल्ली में ही लेबर का काम करता हूँ, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर उन्हें ट्रकों में लादा करता हूँ। लेकिन लड़की उसकी बात का यकीन नहीं करती और कहती है, यार तुम पढ़ने लिखने में इतने होशियार थे, तुम्हारा मैथ और फिजिक्स का सब्जेक्ट कितना अच्छा था, तुम लेबर का काम कैसे कर सकते हो। फिर लड़का उस लड़की से कहता है कि यार मेरी हालत देखकर तुमको नहीं लग रहा कि मैं लेबर हूँ या कपड़े देखो मेरे। मजदूर तो वो मजदूर से ही लग रहा था और उसके अंदर से पसीने की बदबू भी आ रही थी क्योंकि वह दौड़ते भागते उस ट्रेन में चढ़ा था। वो नैना को उसकी बातों का विश्वास हो जाता है और वो सोचने लगती है कि यह सच ही बोल रहा है और ये मजदूर ही है। अब सोनू उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम क्या कर रही हो आजकल और कहाँ जा रही हो। नैना कहती है, मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ और वहीं एक किराए के कमरे पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। फिलहाल मेरा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था वो मैंने पास कर लिया है। मैं एक आईएएस अधिकारी बन चुकी हूँ। अब मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और फिर मुझे कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी। मैं एक ऑफिसर के रूप में अपनी नौकरी करूँगी। फिलहाल तो छुट्टियों पर घर जा रही हूँ, 2-4 दिन के बाद मैं फिर से दिल्ली जाऊँगी। बातें करते करते सुबह हो जाती है। ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और एक होटल में नाश्ता करने के लिए चले जाती हैं। दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। अब जो बिल बनता है वो नैना देने लगती है तो सोनू कहता है, तुम पैसे मत दो, पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन नैना कहती है, तुम पैसे कैसे दोगे, तुम तो अभी कमाते भी नहीं हो। मैं अफसर बन गई हूँ और कुछ दिनों में कमाने लगूंगी, ये बिल मुझे ही देने दो। लेकिन प्रतीक कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो तुम नहीं कमा रही हो, जब कमाने लगोगी तब तुम खर्च कर देना। मैं भले ही 400-300 रुपए कमाता हूँ पर मैं बिल भर सकता हूँ। अब दोनों बातें करते हुए पैदल चलने लगते हैं। नैना सोनू से कहती है कि तुम्हारी एक चचेरी बहन थी पायल, वो अब कहाँ है। सोनू बताता है उसकी तो शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल में ही है। तो नैना कहती है कि मुझे उसका नंबर मिल सकता है क्या सोनू। हाँ क्यों नहीं। और वो पायल का नंबर नैना को दे देता है। अब नैना फोन लगा ही रही होती है तो सोनू कहता है कि तुम अभी फोन मत मिलाओ क्योंकि पायल के पिताजी और मेरे पिताजी के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया था। इसलिए हम दोनों परिवारों के बीच बोलचाल कम हो गई है और हम भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते। जब तुम घर पहुंच जाओगी तो उनसे आराम से सारी बातें कर लेना। नैना कहती है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। और अब ये दोनों अपने घर को चले जाते हैं। घर जाकर नैना उसी नंबर पर यानी सोनू की चचेरी बहन पायल को फोन लगाती है। पायल कॉल उठाते ही नैना को पहचान जाती है। पायल पूछती है कि यार इतने समय के बाद तुम मुझसे बात कर रही हो, आखिर तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तो नैना उसको बताती है कि जब मैं दिल्ली से घर आ रही तो ट्रेन में मेरी मुलाकात सोनू से हुई। तो पायल मुस्कुराते हुए कहती है कि दोनों हंसों की जोड़ी फिर से मिलने लगी है क्या। तो नैना उसको रोकते हुए कहती है कि नहीं नहीं, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं। नैना पायल को गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि यार चलो, सोनू तो लड़का है, वो मेरे घर नहीं आ सकता था।
पर तुमने भी 7 सालों में कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और कॉलेज के बाद हम सभी दोस्त अलग अलग हो गए। पायल कहती है कि यार मैं तुमसे बात तो करना चाहती थी और तुम्हारे घर भी आना चाहती थी, लेकिन जब से तुम्हारे भैया ने सोनू के साथ झगड़ा किया है तब से मैंने तुम्हारे घर आना जाना छोड़ दिया था। अगर मैं तुम्हारे घर आ जाती तो लोग यही सोचते कि मैं सोनू के कहने पर तुम्हारे घर जा रही हूँ। कभी कोई मुझ पर उंगली उठाए इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी। नैना को ये सब बातें समझ नहीं आती। वो कहती कि मेरे भैया ने सोनू को मारा है, ये कब हुआ मेरे पीठ पीछे। अब पायल कहती है कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो, तुम्हारे कहने पर ही तुम्हारे भाई ने सोनू को मारा था। नैना बोलती है नहीं यार, मुझे कुछ नहीं पता इन सब बातों के बारे में। पायल कहती है कि तुम सचमुच इस सब के बारे में नहीं जानती। तो नैना कहती है मैं मम्मी कसम खाकर कहती हूँ मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, क्या तुम मुझको बता सकती हो कि क्या हुआ है। पायल कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जब तुम कक्षा 10 में साथ पढ़ा करती थी तो तुम और सोनू दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तो तुम्हें याद होगा कि तभी हम दोनों के बीच थोड़ा नाक-झोंक हो गया था। तो सोनू ने मुझे तुम्हें देने के लिए एक लव लेटर दिया था, पर मैं तुमसे इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि मैंने वो लेटर फाड़ कर फेंक दिया था और सोनू से जाकर कह दिया कि वो लव लेटर तुमने दिया था। वो नैना ने मेरे मुंह पर ही फाड़ कर फेंक दिया। सोनू ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है और तुम भी गर्ल्स इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लेती हो और सोनू भी किसी दूसरे कॉलेज में चला जाता। सोनू कुछ समय बाद तुम्हें फिर से एक लव लेटर देना चाहता था कि शायद तुम इस बार मान जाओ। नैना कहती है अच्छा इसके बाद क्या हुआ। तो पायल कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर एक लड़की आया था जिसका नाम पूजा था। नैना कहती है कि हाँ उसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ, बातें भी होती रहती हैं हमारी। तो पायल कहती है कि उसी का एक भाई भी था, क्या तुम्हें पता है। तो नैना कहती है हाँ एक उसका भाई था। तो पायल कहती है कि पूजा का भाई और सोनू आपस में दोस्त थे और सोनू अपने दोस्त से यानी पूजा के भाई से सारी बातें बताता था। तो उसका दोस्त कहता है कि ऐसा करो मुझे एक लव लेटर लिखकर दो, मैं मेरी बहन अक्सर पूजा उससे मिलती रहती है, मैं उसके हाथ पहुंचवा दूंगा। तो सोनू फिर से एक प्रेम पत्र लिखता है और दोनों मिलकर पूजा को वो लेटर देती हैं कि ये पत्र तुम नैना को दे देना। तो पूजा उस लव लेटर को तुम्हें ना देने के बजाय तुम्हारे भाई को दे देती है, क्योंकि पूजा और तुम्हारा भाई एक दूसरे से प्यार करते थे। तो तुम्हारा भाई उस प्रेम पत्र को पढ़ लेता है और गुस्सा हो जाता है। वह सोनू को मारने के लिए 2-4 लड़कों को लेकर जाता है और सोनू के साथ वो मारपीट करता है। फिर वो लव लेटर सोनू के पिताजी को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारा ये लड़का क्या हरकत कर रहा है, कॉलेज में ये पढ़ने के लिए जाता है या लड़कीबाजी करने के लिए जाता है। तो मेरे चाचा जी यानी सोनू के पिताजी सोनू को बहुत कड़ी खोटी सुनाते हैं और ये सब होने के बाद सोनू पूरी तरह से टूट चुका था। लगभग 6 महीने बाद वो नहीं रुका, फिर घर वापस आ जाता है और एडमिशन कराने के लिए कॉलेज जाता है। तो तब तक एक एडमिशन बंद हो चुके थे और अब एडमिशन नहीं हो रहे थे। उसके पिताजी उसे फिर से खरी खोटी सुनाते हैं और वो फिर से दिल्ली चला जाता है और वहीं रहने लगता है। कभी कभार घर आ जाता है लेकिन अब पढ़ाई से वो बहुत दूर हो चुका था। नैना जब ये सब सुनती है तो कहती है यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा क्या सचमुच ये सब हुआ था। तो पायल कहती है कि अगर मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा तो तुम एक बार पूजा से ही पूछ लो। नैना पूजा के पास कॉल लगाती है, इस बात के बारे में पूछती तो पूजा भी कहती कि हाँ ये सब बातें सच है और मैंने ही तुम्हारा लव लेटर तुम्हारे भाई को दिया था। अब नैना गुस्से में कहती है कि बहुत अच्छा किया तुमने और कभी मेरे पास फोन मत करना तुम। क्या सोनू मेरे बारे में और कुछ भी कह रहा था क्या। नैना भी सोनू को पसंद करती थी और वैसे भी उसे पता चल जाता है कि सोनू मेरे लिए इतना कुछ किया है। तो नैना अपनी और स्टोरी जानने के लिए पायल से बार बार पूछती रहती है कि मुझे बताओ और क्या क्या हुआ था, क्योंकि कोई भी लड़का जब किसी लड़की के पीछे दीवाना हो जाता है तो लड़की को बहुत मजा आता है।
इस सब में पायल उसको बताती है कि हाँ, मेरी शादी वाले दिन सोनू ने बहुत शराब पी ली थी और तुम्हें बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था और कह रहा था कि उसी के प्यार में मैं बर्बाद हो गया, नहीं तो मैं आज कुछ अच्छा बन गया होता। फिर नैना जब सारी बातें सुन लेती है तो कहती है कि चलो छोड़ो ये सब बातें और ये बताओ कि सोनू का फ़ोन नंबर मिल सकता है क्या। पायल नैना को सोनू का नंबर दे देती है। अब नैना सोनू को कॉल करती है, सोनू फ़ोन उठाता है और नैना की आवाज़ पहचान लेता है और कहता है कि कैसी हो तुम और मेरा नंबर कहाँ से मिल गया तुम्हें। नैना कहती है कि ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, मैंने सुना है तुमने मेरा नाम बहुत लिया करते हो, हमेशा बस मेरी ही बुराई करते रहते हो, मुझे याद करते रहते हो। तो सोनू ये बात सुनकर गुमसुम हो जाता है। फिर नैना हंसते हुए कहती है कि नाम तभी लेते हो जब शराब पीते हो। अब सोनू समझ जाता है कि ये किस बारे में बात कर रही थी। तो सोनू नैना से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि यार, मैंने उस दिन ज़्यादा ही शराब पी ली थी, इसलिए तुम्हारे बारे में नशे की हालत में उल्टा सीधा बोल दिया, तो मेरी इस गलती को माफ़ कर दो। नैना कहती है कि खैर छोड़ो, ये सब जो हुआ सो हुआ और तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझे सचमुच इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वो सारी बात सोनू को बताती है कि पहले लेटर को पायल ने खुद फाड़ दिया था और दूसरा लेटर मेरे भाई को दे दिया था। अब धीरे धीरे दोनों डेली आपस में बात करने लगते हैं। अब होली का दिन भी करीब आ जाता है। होली से एक दिन पहले यानी कि कल होली है, तो आज शाम को सोनू नैना को फ़ोन लगाता है और कहता है कि कल होली है, क्या तुम मेरे साथ होली नहीं खेलोगी। इतनी बात सुनने के बाद नैना कहती है कि अच्छा जी, होली खेलोगे मेरे साथ। सोनू कहता है क्यों नहीं। तो नैना कहती है कि चलो तुम कल मुझे फला जगह पर आकर मिल लेना और मुझे अपने हाथों से रंग लगा देना। जब ये बात तय हो जाती है तो दोनों मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं और सुबह होते ही दोनों तय की जगह पर पहुंच जाते हैं। सोनू नैना को रंग लगाता है और दोनों खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। अब होली बीतने के बाद नैना दिल्ली जाने वाली होती है तो सोनू के पास फ़ोन लगाती है और उसे बताती है कि यार, अब मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरी छुट्टियाँ पूरी हो चुकी हैं और मैं अकेले दिल्ली नहीं जाना चाहती, क्या तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। तो इस पर सोनू कहता है कि मैं काफ़ी दिनों बाद घर आया हूँ और अभी कुछ टाइम और रुक के जाऊँगा। नैना कहती है कि यार, मेरा अकेले जाने का मन नहीं कर रहा, अगर तुम भी मेरे साथ चलते तो हम दोनों ट्रेन में बातें करते हुए धीरे धीरे दिल्ली पहुँच जाते और रास्ता भी आसान हो जाता। तुम्हारे साथ वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सोनू नैना के मुंह से ये सब बातें सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक, मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली चलूँगा। अभी दोनों एक साथ दिल्ली पहुंच जाते हैं और नैना सोनू को पहले अपने कमरे में ले जाती है और बोलती है कि ये मेरा छोटा सा कमरा है, यहीं पे मैं पढ़ाई लिखाई करती हूँ और यहीं से पढ़ते हुए मैं आईएएस बन चुकी हूँ और कुछ ही दिनों में मेरी पोस्टिंग भी कहीं ना कहीं हो जाएगी। फिर वह सोनू को चाय बनाकर पिलाती है और नैना कहती है कि अब मैं कोचिंग जा रही हूँ। तो सोनू कहता है कि ठीक है, मैं भी काम पर मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ, अब फिर कभी मिलना हो जाएगा। ये कहकर दोनों अपने काम के लिए चले जाती हैं। ये दोनों बीच बीच में बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। साथ में ही मार्केट जाते हैं और कभी कभी पार्क में घूमने के लिए भी चले जाते हैं। लेकिन सोनू के साथ जो उसके गांव का लड़का काम करता था, उसको सोनू के में पहले से बदलाव नजर आने लगता है। वो सोचता है कि यह किसी लड़की के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। फिर वह सोनू के घर फोन करके सोनू के पिताजी से बताता है कि आपका लड़का बिगड़ चुका है। वो दिल्ली में किसी लड़की के साथ घूमता फिरता है और उस लड़की के घर आता जाता रहता है, अभी काम पर ध्यान नहीं दे रहा है। सोनू के पिताजी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और सोनू के पास फोन लगाकर कहते हैं कि बेटा, जो तुम कर रहे हो उसको बस यहीं रोक दो और उस लड़के का साथ छोड़ दो। मैं बस तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख रहा हूँ और जब तुम अगले साल घर आओगे तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। सोनू को वो दो चार बातें समझाते हुए फोन काट देते हैं। सोनू अपनी शादी की बात को सुनकर थोड़ा चिंतित हो जाता है। वह नैना को फोन करके कहता है कि यार, मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ।
अब नैना सोनू से सीधा पूछ लेती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सोनू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वह नैना से कहता है कि यार तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और अब कुछ ही दिनों में आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगी। और कहा, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला, मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। तुम्हारी और मेरी जोड़ी कैसे बन सकती है? नैना फिर से पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? सोनू कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। अब नैना सोनू से कहती है कि तुम अपने घर फोन करके अपनी माँ से बता दो कि मैं पहले से ही शादी कर चुका हूँ। ये बात वो अभी किसी से ना बताए और चलो हम दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सोनू ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और दोनों एक मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं और बाद में कोर्ट भी रजिस्टर करा देते हैं। अब सोनू अपनी माँ से बताता है कि माँ, मेरी शादी हो चुकी है और आपकी बहू कुछ दिन में आईएएस अधिकारी बनने वाली है। अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आए तो आप उन्हें मना कर देना। सोनू की माँ उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि बेटा, अगर तुम दोनों खुश हो तो हमारी खुशी ही ठीक है। अब कुछ दिन बाद नैना की ट्रेनिंग का फॉर्म आ जाता है। वो फॉर्म को भर देती है और उसमें जो मैरिड या अनमैरिड का ऑप्शन होता है उसमें मैरिड वाले पर टिक कर देती है और अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है। सोनू भी उसके ट्रेनिंग सेंटर पास ही कमरा किराए पर लेकर रहने लगता है और कभी कभी वो दोनों मिल भी लिया करते थे। लेकिन जो सोनू की माँ थी उनको ये बात हजम नहीं होती और वो धीरे धीरे गांव में बताने लगती हैं कि मेरी बहू तो एक आईएएस अधिकारी बन चुकी है। उनकी इस बात का कोई यकीन नहीं करता। अब ये बात नैना के घर तक भी पहुंच जाती है। उसकी फैमिली वाले ये बात सुनकर हैरान रह जाती हैं कि आखिरकार हमारी बेटी एक आईएएस ऑफिसर होकर एक आम आदमी से शादी क्यों करेगी। अब नैना के पिता उसको घर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये जो अफवाह गांव में उड़ रही है ये सच तो नहीं। तो नैना बेझिझक बता देती है कि यही सच्चाई है। मैं सोनू से प्यार करती हूँ और हम दोनों ने शादी कर ली है। अब वही मेरा पति है। अब किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी मैं। अब नैना के पिताजी मन ही मन सोचते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक आईएएस अधिकारी बन गई है। अगर मैं किसी तरह इनके साथ जोर जबरदस्ती करूंगा तो ये हाथ से निकल जाएगी। और ये दोनों जो शादी किए हैं वो भी कानूनी तरीके से किए हैं, तो इसमें दखल देना बेवकूफ़ी का काम है और वो भी इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं। अब इन दोनों का प्यार अंत में मिल ही जाता है और ये धूमधाम से अपनी शादी मनाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।